हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति मालपानी आपका स्वागत करती हूँ वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। देखिए बच्चे, जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, आवेशन करने की विधियाँ पढ़ रहे थे और वहाँ हमने 3 विधियाँ पढ़ ली थी। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कुलाम का नियम, कुलाम से लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम निकालेंगे कुलामीय बल, कि कुलामीय बल क्या होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो आगे के जितने भी डेरिवेशंस हैं उनमें ये चीज़ यूज़ होएगी, तो आप इस लॉ को बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। अब देखिए, हम कुलाम के नियम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो कुलाम का जो नियम है वो किसके ऊपर अप्लाई होता है। तो कुलाम का नियम अप्लाई होता है स्थिर आवेशों पर, यानी कि जो आवेश है, भाई डेफिनेटली हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो आवेश की ही बात कर रहे हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो स्थिर आवेशों की वजह से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आवेश आपके कैसे होने चाहिए, स्थिर और बिंदुवत आवेश होने चाहिए। अब ये बिंदुवत जो वर्ड है ये कुछ नया सा लगा, चलिए इसको जानते हैं कि ये बिंदुवत होता क्या है। अब देखिए, बिंदुवत का मतलब है पॉइंट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अब ये पॉइंट चार्जेस होता क्या है, ये देखिए, जैसे मेरे पास में 2 चार्जेस हैं, मैंने 2 आवेशित वस्तुएं ली है। भाई चार्जेस तो आवेश होंगे, तो मैंने 2 आवेशित वस्तुएं ली है, ये भी आवेशित है, मान लीजिए प्लस क्यू है, इसके ऊपर भी प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और ये दोनों आवेशित वस्तुएं तो किसी दूरी पर रखी है। इस वस्तु को मैंने कह दिया ए, इसे मैंने कह दिया बी। अब देखिए, यदि इन दोनों आवेशित वस्तुओं का जो आकार है, यानी कि इनका साइज, वो इनके बीच की दूरी, इनके बीच में एक दूरी है, इनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो, यानी कि साइज तो होना चाहिए बहुत कम और इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा, तो बताओ अगर आप बी वस्तु से ए को देखोगे तो आपको ये एक बिंदु के रूप में नजर आएगी या नहीं आएगी ना। सिमिलरली जब ए से बी को देखोगे तो ये भी आपको क्या होगा, एक बिंदु के रूप में नजर आएगी, या दोनों वस्तुएं एक दूसरे के लिए क्या होंगे, बिंदुवत वस्तुओं का काम करेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा, जबकि इनका साइज क्या है, बहुत कम। तो ऐसी जो आवेश है या ऐसी वस्तुएं उनको हम बोलते हैं बिंदुवत वस्तुएं, या आवेशित वस्तुएं तो बिंदुवत आवेश। और इनकी ये खासियत होती है कि हम ये मान के चलते हैं कि भाई ये एक आवेशित वस्तु है तो इसके ऊपर जो भी आवेश है वो इसके केंद्र के ऊपर संकेंद्रित है। हम क्या मान के चलेंगे कि इसका जितना भी आवेश है वो कहाँ से केंद्रित है, इसके केंद्र के ऊपर। तो पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आई। ठीक है, जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो इसे लिख भी सकते हैं ताकि इन फ्यूचर आपको ध्यान रहे कि बिंदुवत आवेश किसे कहते हैं। तो लिख लीजिए, यदि 2 आवेशित वस्तुओं का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो, या इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो इनके आकार की तुलना में, तो ऐसी वस्तुओं को या ऐसे आवेशों को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। और इस जो पॉइंट चार्ज है इसका जितना भी आवेश होता है हम ये मान के चलते हैं कि वो उसके केंद्र के ऊपर सहकेंद्रित होता है। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया स्थिर और बिंदुवत आवेश। अब कुलाम क्या कहता है ये सुनिए। कुलाम ये कहता है कि यदि 2 स्थिर बिंदुवत आवेश हैं और इनके बीच की दूरी है r, तो कुलाम ये कहता है कि भाई 2 आवेश है तो डेफिनेटली उनके मध्य कोई तो बल कार्य करेगा। भाई बल तो लगेगा, जब भी तो दोनों आवेश एक दूसरे से बंधे हुए हैं r दूरी के ऊपर। तो वो ये कहता है कि ये जो बल है जो इनके मध्य कार्य कर रहा है वो आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी। आकर्षण कैसे, अगर दोनों चार्जेस सेम है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर दोनों डिफरेंट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो बताइए बल की प्रकृति कैसी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है ना, आकर्षण भी और प्रतिकर्षण भी। तो कुलाम ये कहता है कि इनके मध्य लगने वाला बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण, इन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के तो समानुपाती और इनकी जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में इन दोनों लाइंस को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, पहले इस लाइन को लिखते हैं, बल को हम किससे डिनोट करते हैं, F से। तो ये बोल रहा है कि समानुपाती होगा किसके, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के। तो Q1 Q2 हमने परिमाण मान के चला है, भले ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव है, या मोड लगाते हैं ना तो हमने डायरेक्ट माना है कि मोड Q1 बराबर Q1 है। ठीक है, यानी कि प्लस हो या माइनस आपको तो हमेशा प्लस ही साइन लेके चलना है।
परिमाण लेके चलना है और इनके गुणनफल के समानुपाती। पहली लाइन समझ में आई। दूसरा बोल रहा है कि इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्यतकर्मानुपाती। तो वर्ग के व्यतकर्मानुपाती कैसे लिखोगे? F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। पहले दूरी का वर्ग करिए और उसका व्यतकर्मानुपाती लीजिए। आया समझ में? चलिए, तो ये बताया था किसने? कूलाम ने। और ये यहाँ से उसने कूलामीय बल बताया कि इन दोनों आवेशों के मध्य इतना कूलामीय बल लगता है। इसको हम विद्युत बल भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं और जहाँ भी विद्युत क्षेत्र होगा कूलामीय बल भी लगेगा, तो कूलामीय बल को हम विद्युत बल भी कहेंगे आगे चल के। ठीक है, तो अब इसको देखो मैथमेटिकल फॉर्म में हमने लिख दिया। पहली इक्वेशन यहाँ से आ गई, दूसरी यहाँ से आ गई। आया समझ में? मेरे साथ साथ आप लोग नोट जरूर बनाते रहिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, लेकिन उस चीज़ को वहीं क्लियर करके चलिएगा। ठीक है बच्चों? चलिए, अब देखो दोनों इक्वेशन को अगर एक साथ लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। भाई इससे ये दोनों रिजल्ट ही तो मिल रहे हैं, हमें मिल रहे हैं या नहीं? अब देखिए, ये एक समानुपाती का साइन है ना, बहुत बार आता है, फिजिक्स में तो आता ही रहेगा, आदत डाल लीजिए। जब भी समानुपाती को हटाते हैं तो हम क्या लेते हैं बताइए? हम एक नियतांक लेते हैं ना। तो ठीक है, यहाँ मैंने वो नियतांक लिया है K, तो F बराबर हो गया K Q1 Q2/r²। ये है कूलामीय बल जो कूलाम के नियम से निकला है। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि कूलामीय बल F कितना होता है? K Q1 Q2/r², जहाँ R क्या है? दोनों बिंदुवत आवेशों के बीच की दूरी। Q1 Q2 क्या है? दोनों जो बिंदुवत आवेश हैं उनके परिमाण, आवेशों का परिमाण। K है समानुपाती नियतांक। अभी हम K की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे भाई, K क्या होता है। ठीक है, अभी हमने इसको क्या कह दिया? समानुपाती नियतांक। चलिए आगे चलिए, अब देखिए आपका जो ये समानुपाती नियतांक है K, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि जो दो आवेश आपने लिए हैं वो किस माध्यम में रखे हुए हैं। समझ में आया आपको? जैसे वो निर्वात में है, ठीक है, वायु में है, जल में है, कांच में है, किस माध्यम में वो रखे हुए हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। और मात्र कि आप कौन सी प्रणाली यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ये K किस किस पर डिपेंड करता है? आवेशों के मध्य कौन सा माध्यम है उसके ऊपर और मात्रक प्रणाली पर डिपेंड करता है। अब निर्वात या हवा, निर्वात और हवा वैसे दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन देखो निर्वात या जो हवा होती है, आगे जब नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे तो वहाँ हम पैरावैद्युतांक की बात करेंगे, तो इन दोनों के लिए इसका मान लगभग 1 के बराबर होता है। इसलिए निर्वात हो चाहे हवा हो, उसके लिए K की वैल्यू होती है 1/4πε0। ये भी आपको रिमेंबर रखनी है। कितनी होती है? 1/4πε0। और इसको अगर मैथमेटिकल के रूप में लिखा जाए, सिर्फ निर्वात या हवा की बात कर रहे हैं हम, तो कितनी होती है? 9 × 10⁹। अब इसकी यूनिट निकालना आसान आता है ना, यूनिट निकालना। चलिए कैसे निकालेंगे भाई, हमें नहीं पता K की यूनिट ये होती है। कोई बात नहीं, कूलामी बल तो पता है, K Q1 Q2/r²। किसकी यूनिट चाहिए? K की। तो K को इधर ले आइए, यही रहने दीजिए। ये हो गया F × r²/Q1 Q2। अब बताइए F की यूनिट तो पता है, न्यूटन। R दूरी है, मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 आवेश है, कूलाम में लेते हैं तो कूलाम स्क्वायर। तो आ गई की यूनिट। अगर भूल भी जाओ तो फटाफट से फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो निर्वात या हवा के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/4πε0 या 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये आप याद रखिएगा। सिर्फ किसके लिए? ये निर्वात या हवा के लिए। आगे हम पढ़ेंगे कि अगर माध्यम हो, भाई निर्वात या हवाई जरूरी है क्या आवेशों के बीच? कोई माध्यम भी तो हो सकता है, तब क्या होगा वो भी हम अभी स्टडी करेंगे। चलिए अब देखिए, एक वर्ड आ रहा है एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। नॉट क्यों? इसके नीचे 0 लगा है ना, इसलिए इसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। इसे बोलते हैं निर्वात या हवा की विद्युतशीलता, परमिटिविटी। विद्युतशीलता को कहते हैं परमिटिविटी। और ये किसकी है भाई? निर्वात या हवा की बात कर रहे हैं, इसलिए निर्वात या हवा की विद्युतशीलता। तो ये क्या होता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसकी भी वैल्यू होती है, वो कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है, निर्वात या हवा की जो परमिटिविटी होती है उसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन × मीटर स्क्वायर। अब देखो इसकी यूनिट भी आसान भाई, आपको पता है कि K कितना होता है? 1/4πε0। यानी कि इसकी जो यूनिट होगी उसको उल्टा कर देंगे तो इसकी होगी, इसकी थी न्यूटन × मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर।
यही थी, तो इसकी कितनी हो जाएगी, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। लेकिन आपको इसकी वैल्यू भी याद होनी चाहिए, कितनी होती है 8.854 इंटू 10 की पावर -12। अब देखिए ये वैल्यूज आपको क्यों याद होनी चाहिए, क्योंकि जब डेरिवेशन आता है जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में इनकी वैल्यू दी जाए, क्यों, क्योंकि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं और एग्जामिनर ये सोच के चलता है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट बच्चे को याद होने चाहिए, इसीलिए आप ये वैल्यूज याद रखिएगा, ठीक है। अब के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओनली निर्वात या हवा की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये के की वैल्यू उठाइए और एफ में रख दीजिए। भाई जो एफ के की फॉर्म में निकला था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था, उसमें अगर आपने के की वैल्यू रख दी तो बताइए गुलामी बल निर्वात वायु के लिए कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये होता है निर्वात या वायु के लिए गुलामीय बल। ओके बच्चों, चलिए अब हम इसमें एप्सिलॉन नॉट, एक टर्म आया है ना एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की विद्युतशीलता परमिटिविटी, इसकी डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। डायमेंशन निकालना आता है ना भाई, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, और जो 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशंस पता होनी चाहिए, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए Q, मान लीजिए Q की विमा है कैपिटल Q, ठीक है। Q इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, लास्ट वीडियो में बताया, Q इक्वल्स टू I इंटू टी। आई की विमा एम्पियर में A1, टी की विमा T, तो इसकी विमा आ गई AT, आ गई ना। चलिए और किस किस की विमा चाहिए भाई, एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालनी है तो F की विमा चाहिए, ठीक है। Q1 Q2 और R स्क्वायर की चाहिए, तो Q की तो निकल गई। R क्या होती है, दूरी, दूरी की विमा क्या होती है L, पता है ना, दूरी को हम L के रूप में लिखते हैं विमीय संकेत में, तो L हो गई। अब F के कैसे निकालेंगे, F का फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मली, बल, भाई बल है, ये भी बल है वो भी बल है, तो बल क्या होगा F इक्वल्स टू ma करके किसकी विमा निकाल लेंगे, F की। अब A की विमा कैसे निकालेंगे भाई, M की विमा तो M1 हो गई, A होता है त्वरण, पता है ना, A त्वरण होता है, त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन की दर, वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो बस यहाँ तक पहुँच गए, फंडामेंटल क्वांटिटीज मिल गई, तो अब यहाँ से इसकी हो गई L1, इसकी हो गई टी स्क्वायर, आधार समान तो घातें जुड़ेगी, इसको ऊपर ले जाइए तो L1 T-2 और M की विमा M1। बताइए है ना आसान। चलिए सारी वैल्यूज उठाइए और एप्सिलॉन नॉट पे रख दीजिए। पहले तो एप्सिलॉन नॉट निकाल लीजिए भाई, आपका F क्या था, F था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको एप्सिलॉन नॉट चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाइए, तो ये कितना आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर, आया नहीं आया। अब देखिए कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती, ये आपको पता है। Q1 Q2 की विमा रख दी Q स्क्वायर, F की विमा F, R स्क्वायर की L स्क्वायर, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ये 80 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर T स्क्वायर, F की विमा M1 L1 T-2 और ये L स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करिए, M को ऊपर लेके जाइए M-1, ये L और L स्क्वायर L क्यूब हो गए, ऊपर गए तो L की पावर -3। फिर चलिए T, ये T-2 है, ऊपर गया T+2, T+2 में T+2 जुड़ा तो कितना हो गया T की पावर 4 और A स्क्वायर। और आपको पता है कि विमा को हम कैसे लिखते हैं, MLT के रूप में, पहले MLT आएगा फिर जो बाकी की 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो आ जाएंगी, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो MLT और फिर A, आगे समझ में। तो ये है एप्सिलॉन नॉट की विमा, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं 1 नंबर में एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होती है, या ऑब्जेक्टिव में दे दें तो आप फटाफट से निकालिए, याद नहीं करना है, विमा को याद करने की चीज़ नहीं होती है, ये हमें निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि आगे भी हम बहुत सारी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आती जाएंगी उनकी हम विमा निकालते जाएंगे, तो आप निकालना सीखिए, याद करना नहीं। और 11th में हम इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, खूब डायमेंशंस निकाली है हमने, ठीक है। तो आई होप कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी विमा में। तो चलिए अब देखिए हमें डेफिनेशन देनी है F बराबर K की। किसकी डेफिनेशन देनी है कि आपका F कब K के बराबर हो जाए, ये डेफिनेशन देनी है। फॉर्मूला है ये, इसको K के फॉर्म में लिखिए पहले, F है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है या नहीं, है ना। अब मुझे डेफिनेशन देनी है कि F को मुझे बराबर करना है K के, ठीक है। तो बताओ F कब K के बराबर होगा, जब ये पूरी क्वांटिटी 1 के बराबर होगी नहीं होगी भाई, हमें F को K के बराबर करना है तो इस पूरी क्वांटिटी को किसके बराबर करना होगा, 1 के करना होगा। अब इसको 1 के बराबर करना होगा तो कैसे, ऊपर वाला भी 1 के बराबर होना चाहिए और नीचे वाला भी 1 के बराबर, ऐसे तो होना चाहिए। अब ऊपर वाला 1 के बराबर कैसे होगा, अगर मैं Q1 Q2 आवेश है इनको 1 कूलाम मान लो, मान सकते हैं ना भाई, अगर मुझे 1 के बराबर करना है तो मान लो कि ये आवेशों का मान कितना है 1 कूलाम, और R बराबर कितनी ले लूँ
1 मीटर ले लिया। तो बताइए एफ बराबर के आएगा नहीं आएगा? आएगा। यहाँ वैल्यू रख दीजिए 1 1 1, 1 को 1 से डिवाइड करते तो भी 1 आता है। तो एफ बराबर क्या आ गया? के। और के का मान कितना है? 9 × 10 की पावर 9 है। अब देखो मैंने इसके आगे यूनिट लगाई है न्यूटन। आप तो बोल रहे हो भाई ये तो के की वैल्यू है, ऑब्वियसली के की वैल्यू है, लेकिन मैं बल की फॉर्म में लिख रही हूँ और बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो मेरे को इतना बल चाहिए, कितना? 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन बल चाहिए। वो कब मिलेगा? तो हमें इसकी डेफिनेशन देनी है। तो कैसे देंगे? मैंने डेफिनेशन देना आपको सिखाया है, आगे भी बहुत आपको डेफिनेशन देनी होगी। तो जो हमने माना है बस उसी को थ्योरी के रूप में लिखना है। तो हम क्या कहेंगे? निर्वात वायु, भाई ये निर्वात वायु के लिए ही तो है। तो हम कहेंगे निर्वात वायु में परस्पर 1 मीटर दूरी, क्योंकि हमने आर कितना माना है? 1 मीटर, 1 मीटर दूरी पर रखे दो समान परिमाण। परिमाण समान क्यों माना है? क्योंकि मैंने Q1 भी 1 कूलाम लिया है और Q2 भी 1 कूलाम और R भी 1 मीटर। तो बस यहीं से डेफिनेशन दीजिए। दो समान परिमाण के आवेशों के मध्य 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन बल कार्य करता है। तब प्रत्येक आवेश का परिमाण कितना होगा? 1 कूलाम होगा। डेफिनेशन समझ में आई कि निर्वात वायु में परस्पर 1 मीटर दूरी पर रखे दो समान परिमाण के आवेशों के मध्य 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन बल कार्य करता है। तब उन आवेशों का परिमाण कितना होना चाहिए? 1 कूलाम होना चाहिए। तो यहाँ से डेफिनेशन देना आया। ठीक है, पूछ सकता है आपसे कि 9 की बल बराबर 9 × 10 के पावर 9 कब होगा? तो आपको पता होना चाहिए Q1 Q2 इक्वल्स टू होना चाहिए Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू 1 कूलाम और R इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चले। नोट्स आप लोग जरूर बनाते रहिएगा। वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो आपके पास है, आप लोग इसे बार बार देखिएगा, लेकिन अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही आगे बढ़िएगा। अब देखो हमने क्या बोला? अभी हम निर्वात की बात कर रहे थे या फिर हवा की बात कर रहे थे। जरूरी है कि आवेश निर्वात या हवा में हो? भाई किसी भी माध्यम में हो सकते हैं ना। कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए तो हम अलग, भाई उनके मध्य भी तो बल लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि कुलामी बल केवल निर्वात के लिए होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। कुलामी बल माध्यम के लिए भी होता है। तो अगर निर्वात के अलावा कोई माध्यम आ जाए तब हम क्या करेंगे? तो हम लिखेंगे एफ को इस तरह से। भाई निर्वात की बात थी तो देखो मैंने एफ लिखा ऐसे 1/4πε0 Q1 Q2/R², ऐसे था। अगर जब माध्यम आ जाए निर्वात की जगह तो इस एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर हमें ओनली एप्सिलॉन यूज करना है। क्या यूज करना है? ओनली एप्सिलॉन। और इस एप्सिलॉन को हम क्या कहते हैं? इसको तो हमने कहा था निर्वात या हवा की विद्युतशीलता। सिमिलरली इस एप्सिलॉन को हम कहेंगे माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, अब आप ध्यान रखिएगा। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, वहाँ हम एक पैरावैद्युतांक पढ़ेंगे, वहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हर माध्यम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है बच्चों, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। बस अभी आप इतना ध्यान रखिएगा एप्सिलॉन क्या होता है? माध्यम की विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन नॉट को किस में कन्वर्ट कर दो? एप्सिलॉन में। तो एफ माध्यम आ जाएगा। यहाँ इक्वल का साइन है, लगा लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने जितने भी अभी फॉर्मूले पढ़े हैं ना कूलाम के नियम से, उनको एक साथ लिख लेते हैं ताकि हमें याद करने में आसानी हो। पहला फॉर्मूला पढ़ा F = K Q1 Q2/R²। ठीक है, चलिए दूसरा है K की वैल्यू पढ़ ली माध्यम निर्वात या हवा के लिए 1/4πε0 भी होती है और 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन × मीटर² कूलाम स्क्वायर भी होती है ना। चलिए फिर F निर्वात भी निकाल लिया, इस K की वैल्यू को उठाइए यहाँ रख दीजिए। फिर F माध्यम में निकाल दिया कि एप्सिलॉन नॉट को किस में बदल दीजिए? एप्सिलॉन में। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी है 8.854 × 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन × मीटर²। तो बच्चों आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ डिस्कस किया है, कूलाम्स लॉ, जहाँ से हमने कूलामी बल निकाला है अगर दोनों आवेश निर्वात में हो या फिर किसी माध्यम में हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे ये जो हमने कूलामी बल निकाला है, और बल क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। तो हम इसका सदिश निरूपण पढ़ेंगे कि इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमने एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट लिखा है ना, ठीक है, इनमें क्या रिलेशन होता है। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक आएगा पैरावैद्युतांक। ठीक है, वहाँ हम इसको डिस्कस करेंगे और हम 4-5 वैल्यूज निकालेंगे कि ये माध्यम हो तो इसके लिए पैरावैद्युतांक कितना होता है, निर्वात हो तो कितना होता है। ठीक है, निर्वात के लिए 1 होता है, हवा के लिए भी 1 होता है, वहाँ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।